हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही थी उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 60 तक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये उसका थर्ड पार्ट है, तो इसमें हम प्रश्न नंबर 61 से लेके प्रश्न नंबर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 61 है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन में है 129, 130, 131 और 132। तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में 2021-22 में जो भारत की रैंक है वो है 132। तो इसका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 62, विकास से संबंधित अपने सिद्धांत को समझाने के लिए किसने विभेदीकरण, एकीकरण और सामाजिक परिस्थितियों को चरों के रूप में प्रयोग किया है? इसमें ऑप्शन में है समीर आमीन, नील स्मेल्सर, एंथोनी गिडेंस और डेनियल लर्नर। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को आप डाउट में डाल दीजिए। जब इसका आंसर कंफर्म होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 63 है जो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मेल्सर द्वारा बताए गए 4 प्रमुख परिवर्तनों में से एक नहीं है? ऑप्शन में है सरल से जटिल प्रौद्योगिकी तक, निर्वाह खेती से व्यावसायिक कृषि तक, ग्रामीण से नगरीय आबादी तक, पारंपरिक से आधुनिक शिक्षा तक। तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 63 का वो आपका बी नंबर है। निर्वाह खेती से व्यावसायिक स्तर तक। उसके बाद प्रश्न नंबर 64 है, किसके दृष्टिकोण में बढ़ते नगरीकरण के कारण जनसंचार के माध्यमों और साक्षरता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों और राजनीति में सार्वजनिक भागीदारी अधिक हुई है? देखिए, इसमें ऑप्शन में है इमैनुअल वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस, डेनियल लर्नर, एजी फ्रैंक। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा वो एंथोनी गिडेंस है। इस क्वेश्चन को भी डाउट में डाल दीजिए क्योंकि इसके 2 आंसर मुझे लग रहे हैं, पहला और दूसरा। तो जो इनमें से जो भी कंफर्म होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी। तो ये थोड़ा डाउट में है। उसका प्रश्न नंबर 65 है आपका, प्रश्न नंबर 64 है, किसके दृष्टिकोण में बढ़ते नगरीकरण के कारण जनसंचार के माध्यमों और साक्षरता में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों और राजनीति में सार्वजनिक भागीदारी अधिक हुई है? ऑप्शन में है इमैनुअल वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस, डेनियल लर्नर, एजी फ्रैंक। तो इसमें आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है, इसके 2 आंसर मुझे लग रहे हैं, तो इसको आप डाउट में डाल दीजिए। इसका पहला और दूसरा 2 आंसर इमैनुअल वॉलस्टीन और एंथोनी गिडेंस। फिर इसको आप डाउट में डाल दीजिए। जब इसका आंसर कंफर्म होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया जाएगा प्रश्न नंबर 64 का आंसर आपको। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर में, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में है नील स्मेल्सर, डेनियल लर्नर, वाल्ट रोस्टो, एजी फ्रैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा आपका, डेनियल लर्नर। उसके बाद प्रश्न नंबर 66 है आपका,
रोस्टो द्वारा प्रतिपादित 5 चरणों का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन में है मानव विकास से, आर्थिक विकास से, सामाजिक विकास से, आधुनिकीकरण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 67, रोस्टो द्वारा प्रस्तुत 5 चरणों के सिद्धांत में 5वां चरण कौन सा है? ऑप्शन में है इसके आत्मस्फूर्ति के पूर्व अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा इसमें राइट आंसर आपका तीसरे नंबर का होगा, सी नंबर। अत्यधिक उपभोग की अवस्था जो है इसके द्वारा प्रतिपादित 5वें चरणों में 5वां चरण जो है अत्यधिक उपभोग की अवस्था है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68, किस सिद्धांत का केंद्रीय तर्क है कि निर्धन राज्य विश्व अवस्था में इस प्रकार समन्वित है कि निर्धन राज्य अल्प पोषित एवं संपन्न राज्य समृद्ध है? ऑप्शन में दिया गया है इसमें आर्थिक अभिवृद्धि का सिद्धांत, निर्भरता का सिद्धांत, आधुनिकीकरण का सिद्धांत और वैश्वीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्भरता का सिद्धांत। उसके बाद अगला प्रश्न है अल्प विकास का सिद्धांत की धारणा को किसने विकसित किया है? अंडर डेवलपमेंट थीसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका है आंद्री गुंडर फ्रैंक, समीर आमीन, इमैनुअल वालिस्टीन, पॉल बरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिसको एजी फ्रैंक बोलते हैं। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 70, विकास पर अपने विमर्श में केंद्र परिधि संबंध पर किसने बल दिया है? ऑप्शन में वॉल्ट रोस्टो, नील स्मेल्सर, एंथोनी गिडेंस और एजी फ्रैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, एजी फ्रैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है केंद्र परिधि संबंध के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र के राष्ट्र सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली हैं। ऑप्शन नंबर बी है सभी देश केंद्र के देशों के आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये निर्भरता का संबंध प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर डी है परिधि आत्मनिर्भर है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि क्या सत्य नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तो सत्य लग रहे हैं, लेकिन डी नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, परिधि आत्मनिर्भर है, ये करेक्ट होगा आंसर। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है किसने असमान विनिमय और असमान विकास पर बल दिया है? ऑप्शन में है समीर आमीन, नील स्मेल्सर, डेनियल लर्नर, वाल्ट रोस्टो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर आमीन। 73 नंबर प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग यह वर्णित करने के लिए किया जाता है कि व्यापार और प्रौद्योगिकी ने कैसे विश्व को अधिक जुड़ा हुआ और परस्पर निर्भर स्थान बना दिया है? ऑप्शन में है अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, वैश्विक विकास और आंतरिकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का लाभ नहीं है? ऑप्शन में है बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नए बाजारों तक पहुंच, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार, वैश्विक सहयोग और सहिष्णुता में वृद्धि। तो 74 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका बढ़ती इसमें ये पूछा गया वैश्वीकरण का लाभ नहीं है। नए बाजारों तक पहुंच वैश्वीकरण का लाभ है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार आपका वैश्वीकरण का लाभ है, वैश्विक सहयोग और सहिष्णुता में वृद्धि भी
इसका लाभ है, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसका राइट आंसर नहीं लग रहा है। इसका राइट आंसर बढ़ती प्रतिस्पर्धा होगा, क्योंकि इसमें लाभ पूछे गए हैं ना, और ये लाभ नहीं है। प्रश्न नंबर 75 है आपका, किसने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति सूचना क्रांति है? ऑप्शन में जोसेफ स्टिग्लिट्ज, एंथनी गिडिंग्स, फ्रेडरिक कपूर, जॉर्ज सिमेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंथनी गिडेंस। उसके बाद प्रश्न नंबर 76 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रतिकूल परिणाम नहीं है? ऑप्शन है इसके, बढ़ती असमानता और धन का संकेंद्रण। ऑप्शन नंबर बी है बेहतर तकनीकी और लोगों के विकल्पों में विस्तार। ऑप्शन नंबर सी है विकास के अपोषणीय तरीके। ऑप्शन नंबर डी है सस्ते श्रम बाजारों का शोषण। तो इसका प्रश्न नंबर जो 76 है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बेहतर तकनीकी और लोगों के विकल्पों में विस्तार। उसके बाद प्रश्न नंबर 77 है, सीमांत कृषक से तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास कृषि भूमि है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच, या 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। तो देखिए, सीमांत किसान उस किसान को कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। उसके बाद होता है छोटा किसान। छोटा किसान जो होता है उसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। और उसके बाद होता है अर्ध मध्यम किसान। अर्ध मध्यम किसान जो होता है उसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक की मध्य भूमि होती है। उसके बाद आपका होता है मध्यम, उसमें 4 से 10 हेक्टेयर तक के बीच की भूमि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का कारण नहीं है? प्राकृतिक आपदा, पिछड़ी कृषि, रोजगार के अवसर, कर्ज में भारी वृद्धि। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण नहीं है पूछा गया है। देखिए, पिछड़ी हुई कृषि, प्राकृतिक आपदा और कर्ज में भारी वृद्धि, ये सब आपकी निर्धनता के कारण, लेकिन रोजगार के अवसर जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ये निर्धनता का कारण नहीं है, इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 79 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्याओं के विषय में सही नहीं है? इसमें ए नंबर ऑप्शन है पूंजी की कमी, बी है अच्छी सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, सी है अनियमित मानसून पर निर्भरता, डी है अच्छी कृषि विपणन प्रणाली का अभाव। प्रश्न नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छी सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता। क्योंकि पूंजी की कमी, अनियमित मानसून पर निर्भरता, अच्छी कृषि विपणन का अभाव, ये सारी तो समस्या हैं कृषि में। उसके बाद प्रश्न नंबर 80 है, कृषि तनावों के उद्भव का मुख्य कारण है सामाजिक आर्थिक असमानता, विधान संबंधी उपायों की विफलता, विकास कार्यक्रमों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 80 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 81 है, मानव संसाधन विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन में है कैरोल इलियट, उसके बाद है के पीटर कुम्विके, जेनेट ड्रकर, लियोनार्ड नाडलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, मानव संसाधन विकास की अवधारणा इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसके
उसके बाद प्रश्न नंबर 82 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विकास के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन में है आपका कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताएं, बी नंबर ऑप्शन है कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य, सी नंबर है कर्मचारियों की उत्पादकता और उपलब्धि, डी नंबर ऑप्शन है इसमें कर्मचारियों का निरंतर विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर हो जाएगा, कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 83 है, कौशल बेरोजगारी एक प्रकार है, ए नंबर संरचनात्मक बेरोजगारी का, बी मौसमी बेरोजगारी का, सी चक्रीय बेरोजगारी का और डी छिपी हुई बेरोजगारी का। तो कौशल बेरोजगारी जो है आपका स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी का एक प्रकार है। उसके बाद प्रश्न नंबर 84 है, बेरोजगारी की दर गिरने की संभावना है यदि, ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आयकर बढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारों के लिए अधिक प्रशिक्षण उपलब्ध हो, ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ कर्मचारियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वरिष्ठ कर्मचारियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति हो। प्रश्न नंबर 85 है, कौशल भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन में है 2015, 2016, 2017 और 2018। तो जो कौशल विकास अभियान है ये आपका 2015 में स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 86 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य का उद्देश्य किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करना है? ऑप्शन नंबर ए है 15 से 30 वर्ष के, ऑप्शन नंबर बी 15 से 35 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी 20 से 30 वर्ष के, ऑप्शन नंबर डी है आपका 20 से 35 वर्ष के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर जो आयु निर्धारित की गई थी युवाओं की वो 15 से 35 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 87 है, व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं और यह अंतःक्रिया समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन में है आपके सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र और विकास। 87 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, सामाजिक पर्यावरण कहते हैं उसको। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अपकर्ष का कारण है? ऑप्शन में है वनों का विकास, मृदा अपक्षरण, उच्च कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 88 जो है इसका राइट आंसर जो है ये सारे जो आपके रीज़न दिए हुए हैं इसमें वनों का विनाश, मृदा अपक्षरण, उच्च कार्बन उत्सर्जन, ये सभी जो हैं आपके परिस्थिति अपकर्ष के कारण, इसका डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति अपकर्ष का कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, गहन खेती, शिक्षा का विस्तार, अनियोजित नगरीकरण। तो परिस्थिति अपकर्ष का कारण आपका जनसंख्या वृद्धि, गहन खेती और अनियोजित नगरीकरण है, लेकिन शिक्षा का विस्तार जो है आपका परिस्थिति अपकर्ष का कारण नहीं है। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन में है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओजोन आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न नंबर 91 है, जब लोगों का विकास के उद्देश्य से अपने आवास एवं भूमि को से स्थानांतरित होने के लिए विवश किया जाता है तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक विस्थापन, औद्योगिक विस्थापन, विकास जनित विस्थापन या राजनीतिक विस्थापन। देखिए इसमें लिखा है जब लोगों को विकास के उद्देश्य से अपने आवास से मतलब स्थानांतरित किया जाता है तो इसको कहेंगे आप विकास जनित विस्थापन, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास जनित विस्थापन। प्रश्न नंबर 92 है, इसमें विकास जनित विस्थापन का विस्थापितों पर प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए है भूमिहीनता, आवास विहीनता, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी सीमांतीकरण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी जो हैं इसके सही है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी वाला। प्रश्न नंबर 93 है, राज्य विकास जनित विस्थापन के दुष्प्रभावों का ध्यान रख सकता है। ऑप्शन में है आर्थिक अधिक नगद क्षतिपूर्ति के प्रावधान द्वारा, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं करके, उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन पर विधिक प्रतिबंध द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 वाले प्रश्न का आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापना के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 94 है, विस्थापितों के पुनर्वास का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना, सहानुभूति रखना, कानूनी सहायता प्रदान करना, नगद क्षतिपूर्ति प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना। प्रश्न नंबर 95 है, वह विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है कहलाता है प्रगतिशील विकास, सतत विकास, तीव्र विकास, अति विकास। तो प्रश्न नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा तीव्र विकास। इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर ये कंफर्म होगा तो इसको कमेंट, अगर इसका आंसर कोई दूसरा होगा तो इसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अति विकास भी लग रहा है, सतत विकास भी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा तो कंफर्म कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, सतत विकास का उद्देश्य है आर्थिक कल्याण, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं की स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण और उपरोक्त सभी। तो 96 नंबर वाले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसका प्रश्न नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में कितने लक्ष्य हैं? 16, 17, 18 या 19? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछा गया है तो इनकी संख्या आपकी 17 है, तो बी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 98 है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर डी है महासागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका अधिक
सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का मानव निर्मित कारण है? ऑप्शन में है जीवाश्म ईंधन का जलाना, आधुनिक कृषि पद्धतियाँ, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 100 है आपका, भारत में किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई? ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 2007, ऑप्शन नंबर बी है 2008, ऑप्शन नंबर सी 2009 और ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2008 होगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा आपकी 2008 में की गई थी। देखिए इसमें आपके 40 प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। प्रश्न नंबर 61 से लेके प्रश्न नंबर 100 तक के प्रश्न इसमें हल कराए गए हैं। ये हर प्रकार के समाजशास्त्र के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इनके 1 नंबर प्रश्न से लेके 30 तक और उसके बाद 31 से 60 तक, फिर 61 से 100 तक की जो 3 वीडियो बनी इनको आप लोग ज़रूर देखें। ये आपको कैसी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।